तो बच्चों अब अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म। थोड़ा सा बच्चों पता नहीं क्यों मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बुक्स के सीक्वेंस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। बुक में जो सीक्वेंस, मैक्सिमम बुक्स में जो सीक्वेंस है वो पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है और बाद में मैग्नेटिज्म है। इतना बच्चों कठिन हो जाता है वो, जबकि पहले मैग्नेटिज्म होना चाहिए, उसके बाद उसके इफेक्ट्स होने चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों को काफी इजी हो जाता है, सारी टर्म्स समझ में आने लगती है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, और वही टर्म्स एक्चुअली में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यूज करते हैं, तो आसान हो जाता है। तो इसलिए अपन तो थोड़ा सा आसान करके ही पढ़ेंगे। अपन पहले मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से सिलेबस थोड़ा ज्यादा टफ होता है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहता हूं आप लोग को मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है बच्चों, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। मतलब इनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। अब जब मैंने यहां से स्टार्ट किया है और मैं बोल रहा हूं कि इनसे मैग्नेट बना सकते हैं, तो प्रैक्टिकली देखा होगा बच्चों, यदि आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को, यदि आप जो शेविंग ब्लेड होती है उसको देख लीजिए, पेपर पिन देख लीजिए, आप पेपर पिन रखने के लिए ऐसा एक बॉक्स आता है, इसमें बीच में ऐसा कट रहता है और इस कवर के नीचे यहाँ पर ऐसा मैग्नेट लगा रहता है। जब पेपर पिन्स रहती तो वो यहाँ पर चिपकी हुई रहती है, आपने देखा होगा। डिब्बे में तो रखी हुई रहती है और साथ में यहाँ मैग्नेट रहता है, तो जब अपन ऐसे करते उल्टा करते हैं तो कुछ पिन्स आ जाती हैं या चिपक जाती है, फिर अपन पकड़ के उसको निकाल लेते हैं और फिर अपन यूज करते हैं। तो ये पेपर पिन्स यदि कई दिनों तक इस मैग्नेट के कांटेक्ट में रहती हैं और फिर आप इसको बाहर निकालें, तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा ये पेपर पिन खुद एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। एक पेपर पिन दूसरी पेपर पिन को अट्रैक्ट कर लेती है। आप ऐसा चिपका सकते हो, या मैं आपको बोल रहा हूं कि सिंपल एक आयरन पीस है, सिंपल ऐसा पीस है, इसको किसी मैग्नेट से आप कंटिन्यूस रब कीजिए, फ्रिक्शन कीजिए। ये मान लीजिए सपोज एक आयरन रॉड है और आपके पास में एक मैग्नेट, इससे कंटिन्यूस इसको फ्रिक्शन कीजिए, बार 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 करते जाइए करते जाइए। आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा कुछ समय बाद ये जो नॉर्मल आयरन रॉड थी ये खुद बिहेव करने लगेगी एज ए मैग्नेट, मैग्नेट बन जाएगा। पेपर पिन्स को करके देखिए आप फ्रिक्शन, कुछ समय बाद वो मैग्नेट बन जाएगा। तो ऐसा क्या हो गया इसमें, सिंपल आयरन पीस में, क्योंकि ऐसा केवल इसी में होगा, आयरन में होगा, निकेल में होगा, कोबाल्ट में होगा, गैडोलीनियम में होगा, इन्हीं में होगा। ऐसा नहीं प्लास्टिक क्या रॉड है उसको आप यदि मैग्नेट से फ्रिक्शन करते रहे और उसके बाद आप बोले ये प्लास्टिक जो है वो भी मैग्नेट बन जाएगी, वो नहीं बनेगी। यही तो इनमें ऐसा क्या हो जाता है कि किसी कंटिन्यूस मैग्नेट से जब हम रब करते हैं या मैग्नेट के कांटेक्ट में रखते हैं तो ये खुद बिहेव करने लगते हैं एज ए मैग्नेट।
हमको ये समझना होगा। एक्चुअली में बच्चों को ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैंने बोला है ना, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट से बने होते हैं। टाइनी, TINY, टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट से बने होते हैं। मॉलिक्यूल जब वर्ड बोलते हैं तो हमें पता है कि 2 एटम्स आ जाते हैं। तो इनके जो एटम्स होते हैं उनमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन होता है वो कुछ एटम्स में एंटी क्लॉकवाइज होता है और कुछ एटम्स में क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन होता है। एटम्स में जिनमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज होता है उनमें एक्चुअली साउथ पोल बनता है, साउथ पोल। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज होता है उनमें बनता है नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ, जिनमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उनमें बनता है नॉर्थ पोल। और जिनमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज होता है उनमें बनता है साउथ पोल। एटम फ्री स्टेट में नहीं रहता। ऐसे 2 एटम जो अपोजिट नेचर के रहते हैं, जिनमें एक में क्लॉकवाइज चल रहा है इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन और एक में एंटी क्लॉक, ये मिल जाते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी को मैं बोल रहा हूँ टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट। मैं तो बहुत बड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ पर ये बहुत छोटा है। टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट। हर टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, इनको पोल्स बोलते हैं। हर टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्मल वे में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन पीस है, इस आयरन पीस में जो टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज रहते हैं, इररेगुलर वे में। मतलब एक टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट का नॉर्थ पोल तो यहाँ पर साउथ पोल। बच्चों एक और चीज थी कि मैंने आपको जब अभी एग्जांपल दे रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन था। ये जैसे रॉड है और मैग्नेट के आप नॉर्थ पोल से इसको कंटिन्यूअस फ्रिक्शन कर रहे हो तो नो डाउट ये मैग्नेट में कन्वर्ट होता है और ये वाला एंड जो बनेगा वो साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बनेगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि ऐसा है ना तो ये वाला एंड कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल, अपोजिट पोल बनेगा। क्यों बनेगा वो समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा था, ये जो नॉर्मल मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब ये जितने भी आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, इनमें तो रहते ही हैं। ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं, इन्हीं में होते हैं, बाकी में नहीं होते हैं। इलास्टिक प्लास्टिक में नहीं होता है। पर ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स इररेगुलर वे में अरेंज होते हैं। इररेगुलर का मतलब हो गया ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट का ऐसा है तो दूसरा ऐसा रहेगा, यहाँ साउथ ये नॉर्थ, फिर नेक्स्ट का ऐसा रहेगा, यहाँ साउथ ये नॉर्थ, फिर यहाँ पर ऐसा रहेगा, ये ऐसा, ये नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ, यहाँ साउथ, नॉर्थ, यहाँ साउथ। अब ये चूंकि इररेगुलर वे में अरेंज रहते हैं तो इनमें ताकत नहीं होती है। होता ये है कि नॉर्थ पोल साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ करता है, कुल मिलाकर यहाँ पर ताकत खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखे, बात खत्म।
ये भी साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ, ये नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ, पकड़े रहो एक दूसरे को बस। ये साउथ नॉर्थ, साउथ को नॉर्थ को, साउथ अपनी तरफ, नॉर्थ साउथ। बाकी बाहर कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया खत्म, नेट फोर्स जीरो। इसलिए नॉर्मल वे में ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करते हैं, इनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। लेकिन जब आप किसी मैग्नेट से इसको कंटिन्यूस फ्रिक्शन करते हैं तो इनका ये जो इररेगुलर अरेंजमेंट है वो टूट जाता है, और ये सब टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स रेगुलर वे में अरेंज हो जाते हैं, रेगुलर वे में ऐसा। यहां होता है साउथ, फिर ये नॉर्थ, नेक्स्ट में टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट का साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इस तरीके से। तो ऐसी रो हो जाती है, अलाइन हो जाती है। यहाँ लास्ट में बसता नॉर्थ, यहाँ लास्ट में साउथ। जैसे मैंने एक रो बताई, ऐसी लाखों रो बन जाती हैं। मॉलिक्यूल मतलब बहुत फाइन। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बेवकूफ बना रहा हूं आपको, ये दिखेगा ही नहीं आपको, तो आपको इमेजिन करवा रहा हूं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दिखेगा नहीं है। तो ऐसी लाखों रो बन जाती है, और हर रो में इस एंड पर नॉर्थ 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 नॉर्थ, ये नॉर्थ, यहां पर साउथ 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 साउथ, ये पोल्स पूरे इकट्ठे रहेंगे। इन सारे नॉर्थ पोल्स का एक जगह पर पावर कंसंट्रेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये सारे साउथ 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 टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट का पावर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगा, जिसको हम बोलने लगते हैं साउथ पोल। एक 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 कांग्रेसी वर्कर है, ऐसे सब कांग्रेसी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, एक जगह ऑफिस बना लिया, वहां उनका पावर इकट्ठा हो गया। दूसरे वहां बीजेपी के वर्कर्स सब इकट्ठे हो गए, उनका एक ऑफिस बन गया, वो उनका पावर इकट्ठा हो गया। वैसे ही इन सारे नॉर्थ पोल्स का एक जगह पर ऑफिस बन गया है, जिसको अपन ने बोल दिया नॉर्थ पोल, और यहाँ पर साउथ पोल। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। वो सही मायने में जो टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स अलाइन हुए हैं, उनका टोटल पावर वहां पर कंसंट्रेट है, उसको हम बोलते हैं पोल। तो बच्चों, ये जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, एक्चुअली में इस डिस्कशन में मैं बताते बताते आपको सही मायने में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बता दिया मैंने। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो आप बता सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो अब आप मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपसे, उस बेसिस पर। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए, ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, एंड अनलाइक पोल्स are always attract to each other and like poles are repulsed to each other. जो like poles है
इसका मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, चलिए ठीक है सेकंड नंबर को बोल दे रहा हूं। ये मैंने जो आपको बताया फर्स्ट हो गया, तो सेकंड में बोल रहा हूं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। भाई मैग्नेट बन गया, अब आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या है, टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स। नॉर्थ पोल लाए, ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं उनके सारे साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, जिसके कारण अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है। तो फर्स्ट थोड़ा सा मेरी सीक्वेंस के हिसाब से, फर्स्ट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ईच और मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बच्चों कभी भी मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट हमेशा बैलेंस होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और कभी भी बच्चों से क्वेश्चन करो कि यदि मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन से डायरेक्शन को बताएगा, तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब आता है साउथ डायरेक्शन को बताएगा, जो आंसर गलत है। हमेशा मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैलेंस होता है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा। मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास में जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है। अब बच्चों से पूछा जाता है कि ऐसा तुमने कैसे आंसर दिया, तो वो एक्चुअली में क्या करते हैं, डायरेक्शन को पोल मान लेते हैं और उस हिसाब से वो सोचते हैं कि हमेशा अनलाइक पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन का को अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन तो डायरेक्शन है। एक्चुअली में होता ये है बच्चों कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, गैडोलिनियम है, मॉल्टन स्टेट में है, और वो अलाइन है, वो अलाइन है, और उसके कारण अर्थ जो है वो एज ए वीक मैग्नेट बिहेव करती है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए जिसके बेसिस पे ये प्रूफ होता है कि अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ खुद एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। अर्थ के पास डायरेक्शन तो चार हैं, एक नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट। ये डायरेक्शन है बच्चों, ये पोल नहीं है, ये डायरेक्शन है। सिंपल अर्थ में फोर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। ये सिंपल डायरेक्शन है, पोल नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि अर्थ खुद भी ऐसे मैग्नेट बिहेव करती है। और क्यों करती है, तो अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मॉल्टन स्टेट में, जिसके कारण अर्थ जो है वो पूरा अलाइन होने की वजह से ऐसे मैग्नेट बिहेव करती है। उसकी एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है। और अर्थ का जो मैग्नेट है एक्चुअली में उस मैग्नेट का साउथ पोल वो टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स साउथ है। तो जब हम अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हमारे मैग्नेट के साउथ पोल को
अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, if the magnet is freely suspended then the north pole of a magnet pointing towards, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गलत जवाब दे देते हैं। एक्चुअली में मैग्नेट को कभी भी आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को बताएगा। क्यों बताएगा वो मैंने आपको रीजन समझाया, इसलिए। तो ये मैग्नेट की एक सेकंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट मैंने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बताई, मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकंड मैंने आपको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बताई, if the magnet is freely suspended then its north pole pointing towards geographical north and south pole pointing towards geographical south। थर्ड में प्रॉपर्टी आपको बता रहा था, like poles each magnet has two poles, each magnet has two poles, that means single pole does not exist। बच्चों ये जब बात आती है, ये वाला पॉइंट जब आता है तो मुझे थोड़ा सा अपना पुराना समय याद आता है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से, आप लोग खुद देखते हो कि मैं आप लोगों से बीच में जनरली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी प्योर पढ़ाई रहे, किसी टाइप का कोई ज्यादा डिस्कशन ना रहे। लेकिन मैं यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तुम लोग को, क्योंकि जैसे ही ये वाला पॉइंट आता तो मुझे अपने बचपन की याद आती जब हम लोग पढ़ते थे। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे सर ने भी ये क्वेश्चन किया था कि यदि हम मैग्नेट है ये नॉर्थ और ये साउथ और इसमें हम बीच से कट कर दें तो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट किया जा सकता है अलग अलग। तो जब ये क्वेश्चन किया था उसी दिन एक्चुअली में क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया था और उसने आंसर दिया था यस सर कर सकते। तो हम लोग काफी उसके ऊपर देख के हंसे कि कैसा बेवकूफ आ गया है क्लास में। वो दोस्त हमारा था, उसका नाम था राजेश त्रिपाठी, मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको। हम लोग हंसे थे उसके ऊपर। ये वाकया मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस दोस्त के ऊपर जिसके ऊपर हंसे थे उस दिन तो उसने वो मजाक अपनी सहन कर ली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता दिमाग में, कुछ गलत जवाब दे देते तो दूसरे लोग हंस देते। लेकिन बिलीव करो कि आगे चल के हम लोग के जब टेस्ट होते थे बाद में हम लोग को समझ में आया कि नहीं ये इतना कमजोर नहीं है, तो बहुत तेज है। बराबर टेस्ट में कंपटीशन मिलता था, कभी वो फर्स्ट कभी हम फर्स्ट कभी कोई दूसरा फर्स्ट। लेकिन उस वक्त बच्चों जैसे अभी आईआईटी का माहौल वैसे उस वक्त पीटी का माहौल हुआ करता था। बहुत गिने चुने, एक जौनपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज था, ऑल ओवर एमपी में 5-6 कॉलेज थे, कम सीट्स हुआ करती थी। टोटल एमपी से 1200 बच्चे सिलेक्ट होते थे। हम लोग की क्लास में हम लोग 14 फ्रेंड सिलेक्ट हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के थे। तो मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलती कर दे तो आप आगे नहीं निकल सकते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से आगे निकलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के थे। पर यहाँ पर ये बात हो रही है कि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी मैग्नेट को आप कट कर दीजिए, कितने भी पीसेस में कट कर दीजिए, हर पीस के पास में नॉर्थ रहेगा साउथ रहेगा। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट, मतलब ये इस तरीके से बना हुआ है। आप यहां से कट कर देंगे तो ये दो रहेंगे,
यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ, नॉर्थ साउथ, यहाँ नॉर्थ बचेगा या साउथ बचेगा। नेक्स्ट में भी ऐसे होगा, यहाँ पर नॉर्थ रहेगा, साउथ नॉर्थ, कितने भी पीसेस कर दे हर पीसेस में 2 पोल्स रहेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, सिंगल पोल does not exist. Each magnet has 2 poles, north and south. Like poles are always repels to each other and unlike poles are attracts to each other. इसके बाद फोर्थ, यदि मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमेशा उसके एंड्स पर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल, बीच में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब हमने अलाइनमेंट हुआ तो ऐसा हुआ, तो यहाँ नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो देखो बच्चों यहाँ लास्ट में साउथ बचेगा, लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ था, साउथ और नॉर्थ क्लोज, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ खींचने में लगा है, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ, बाहर की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है उसका। यहाँ भी साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ, नेट वो 0, लेकिन यहाँ पर तो ये एस है, तो इसलिए ये एस जो रहेगा वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचेगा, नॉर्थ को। तो इसलिए कभी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो एंड्स पर होती है, बीच में नहीं होती। मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड्स पर होती है, उन्हीं को अपन ने बोला है पोल। फिर फिफ्थ, by hammering and by supplying heat, magnet loses its magnetic strength. यदि मैग्नेट को अपन हैमरिंग करें या हीट सप्लाई करें तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लूज करता है। क्यों करता है वो आप समझ गए। हैमरिंग करेंगे तो ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, जो हम बोल रहे थे, ये जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा हैमरिंग करने से, और इसीलिए कभी भी मैग्नेट को हैमरिंग करते हो तो मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर कम हो जाता है। ऐसे ही यदि मैग्नेट को आप हीट सप्लाई करो, बर्नर के ऊपर रख दो, तो आपको देखने मिलेगा मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि अंदर जो टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो जो अलाइनमेंट है वो अंदर वो डिस्टर्ब होगा, और यदि आप हीट देते जाए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर मैग्नेट की कंप्लीट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूरी टेम्परेचर। मैडम क्यूरी के रिस्पेक्ट में ये रखा गया है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी में बहुत योगदान दिया है, उन्हीं के नेम पर है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर मैग्नेट को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैग्नेट अपनी कंप्लीट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लूज कर देता है। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को लूज करता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, राइट। तो बच्चों ये मैंने मैग्नेट की आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं जिनको आप ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं एक्चुअली में मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। मैंने बच्चों आप लोग को बताया कि जो मैग्नेट है उसमें पोल्स एंड्स पर बनते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली गलत है। प्रैक्टिकली देखा गया है जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेट के एग्जैक्टली एंड्स पर ना बनकर थोड़ा अंदर बनते हैं। यहां पर बनेगा नॉर्थ पोल और यहां बनेगा साउथ पोल। ये जो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो मैग्नेट की एंड से लेके एंड तक जो एक्चुअल लेंथ है
उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये इफेक्टिव लेंथ को बच्चों हम लोग 12 से डिनोट करते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो होती है 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो बच्चों व्हाट इज ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये बहुत जरूरी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, आगे जरूरत पड़ती है। पर कुछ चीजों को मैं शुरू में बता रहा हूं ताकि मुझे आगे बिल्कुल सब आसान होता जाए पढ़ाना। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल लेंथ मींस एक्चुअल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, मतलब एंड टू एंड जो डिस्टेंस आप मैग्नेट का देखेंगे उसको आप बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। What is effective length? Distance between the poles is called effective length. It is denoted by 2L. और प्रैक्टिकली देखा गया है कि इफेक्टिव लेंथ इट इज 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। 5/6 मतलब डेफिनेटली इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, और इसीलिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होती है। हमको आगे चलकर एक्चुअली में जरूरत होती है, जब हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ की जरूरत होती है। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पोल्स एकदम एंड पर बन रहे हैं और जो उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है वही इफेक्टिव लेंथ है। लेकिन जब हम बाद में प्रैक्टिकल करते हैं तो उस वक्त हम वाकई में इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं और फिर जाकर 2L की वैल्यू और L की वैल्यू को फॉर्मूलों में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हालांकि ये बहुत कम होता है, डिफरेंस बहुत मामूली होता है, पर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सारे मैंने आपको बताया ना, सारे नॉर्थ पोल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। नॉर्थ 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 नॉर्थ, इन सबकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एक पॉइंट पर जाकर कंसंट्रेट होती है, उससे पोल फॉर्म होता है। इसलिए वो थोड़ा अंदर बनता है, थोड़ा इनसाइड में बनता है। अच्छा, मेरे इतने डिस्कशन से आपको एक बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ये मैग्नेट है और मान लीजिए इसमें 1000 रोज है। टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स की, और सेकंड मैग्नेट है उसमें ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स की 500 रोज हैं, इसमें 1000, इसमें 500। मेरे इतने बताने से आप समझ गए कि इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ 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 टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होंगे वो 1000 होंगे और इसलिए इनका टोटल पावर ज्यादा होगा। यहाँ पर 500 होंगे तो इसकी डेफिनेटली कम होगी। तो इस तरीके से पावरफुल जो मैग्नेट होते हैं या वीक मैग्नेट होते हैं वो इन्हीं नंबर ऑफ रोज की वजह से होते हैं। तो बच्चों मुझे नेक्स्ट जो आपको समझाना चाहिए है वो है फिर से कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहां भी अप्लाई होता है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये थोड़ा सा पोर्शन लगभग 40% के आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समान होता है। जिनने मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है सही मायने में उनका रिवीजन होने वाला है, और जिनने नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस से पढ़ लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा उनका भी। तो बच्चों यहाँ पर ये एक मैग्नेट, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1, पोल स्ट्रेंथ को बच्चों हम लोग स्मॉल m1 से डिनोट करते हैं, मतलब m1 स्मॉल m से, सॉरी स्मॉल m से। ये सेकंड मैग्नेट, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2, और इन दोनों मैग्नेट्स के बीच का सेपरेशन r।
स्वाभाविक यदि लाइक पोल्स होंगे N तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, the attractive or repulsive force between these two poles, it is directly proportional to product of their pole strength, and second inversely proportional to square of distance between them. यदि हम कंबाइन करते हैं तो F is directly proportional to N1 N2 by R square। यदि इक्वल करते हैं इसको तो F is equal to mu upon 4 pi M1 M2 upon R square। यहाँ पर ये कांस्टेंट आता है, वहां पर 1 upon 4 pi epsilon आया था, या mu upon 4 pi आता है। ये जो म्यू है इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। मतलब ये फोर्स का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसमें बच्चों ये जो हमने म्यू म्यू नॉट म्यू आर जो कांस्टेंट्स है इनके नेम होते हैं। यहाँ पर इस म्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बोला था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, और यहाँ परमेबिलिटी। जितना फोर्स के लिए मीडियम परमिट करेगा परमेबल होगा। म्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। इसकी बच्चों वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यूनिट होती है इसकी। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहां जो म्यू आर था इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। यहां पर जैसा बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने समझाया था वैसा ही है। यदि आप ध्यान दें तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। हमने बोला म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, मतलब म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। तो जैसे वो था आपका रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या बोला था आपने? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी के लिए क्या बताया था? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई आपने मर्क्यूरी की डेंसिटी को कंपेयर किया था वाटर से, यहीं पर बोलते था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल, तो आप क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ एल्कोहल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब फिर से आप वाटर से कंपेयर कर रहे हो।
यदि मैं बोल देता आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो आप क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ मिल्क अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब ये डिनोमिनेटर में वाटर फिक्स रहेगा, आप कंपेयर तो फिक्स से करोगे ना। बड़ी दिक्कत है बच्चों को समझाने में, एग्जांपल लेने पड़ते हैं, जल्दी से समझ में नहीं आता है। ले लेते एक एग्जांपल, जैसे आपको मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम हुआ और आप लोग को मैं पहचानता हूँ, प्रतिभा के आप लोग धनी हैं, एग्जाम का रिजल्ट आया, दौड़ते दौड़ते घर गए और पापा को बताया, पापा 49 मार्क्स मिल गए फिजिक्स में। जैसे ही 49 बोला, पापा ने 2 मिला के दिए, पढ़ाई लिखाई करते नहीं, इतने कम मार्क्स आए। पिटने के बाद आपने मार्कशीट देखा, जब उनने तो बोले यार 49 तो तुम्हारे 50 में से हैं यार। तो आपने रोते रोते बोला हाँ पापा ये तो हाईएस्ट है। अरे उन्हें पहले बताना था हमको, उन्हें बताया नहीं, हम 100 में से समझे। तो यहाँ देखो आप, ये रिलेटिव मार्क्स का खेल। यदि आप यहाँ पर 49 बोलते आउट ऑफ 150 तो आप बच जाते, लेकिन उनने सोचा 49 आउट ऑफ 100 और आप पिट गए। क्योंकि जनरली 100 की रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं ना। ये बात अलग है कि चूंकि हाफ ईयरली एग्जाम है तो वहां पर जो मार्क्स मिल रहे हैं वो 50 के रिस्पेक्ट में मिल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोग जब किसी मीडियम की परमिबिलिटी कंपेयर करते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, फ्री स्पेस से। फ्री स्पेस जो है वो मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मूव करने दे रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मीडियम कितना परमिट कर रहा है, तो इसलिए परमिबिलिटी होता है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, एंड दिस इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी। फिर से दिख रहा है ये प्योर रेशियो है, इसलिए रिलेटिव परमिबिलिटी की जो है कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको म्यू नॉट की यूनिट तो बताई है, हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो जो म्यू नॉट की यूनिट होगी वही म्यू की यूनिट होगी, पर म्यू आर की यूनिट नहीं होगी। ठीक है ये तो। पर अब यहाँ पर यदि हम एयर के लिए बात करें, फॉर एयर म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1, अदरवाइज क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहती है। तो फिर F इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैं थोड़ी देर पहले बता ही चुका था, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यदि मैं 4 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। मतलब मैं इसी को लिख सकता हूं F इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, वहां हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स जो बोल रहे थे, वहां था कोफिशिएंट कांस्टेंट 9 into 10 to the power 9, यहां पर कांस्टेंट होता है 10 to the power -7। तो F is equal to 10 to the power -7 m1 m2 by r square न्यूटन। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स के समय डायरेक्ट यूज कर लेंगे। बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार फिर आप देख लीजिए स्क्रीन को। आप जो नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन के थ्रू आप बना सकते हैं।